हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी। प्रीवियस लेक्चर में हमने नई पाठ्य पुस्तिका गंगा से क्या लिखूं निबंध पढ़ा था। ये निबंध लिखा है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने, और इस निबंध के आज हम सारांश को और साथ में प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए, इस निबंध से हमें क्या सीखने को मिला, क्या इस निबंध का सार है, और इस निबंध को लिखने के पीछे लेखक का क्या जो है यहाँ पर उनका उद्देश्य है, क्यों वो हमें ये निबंध लिखने के लिए कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वो हमें क्यों बताना चाहते हैं। तो आइए इस सारांश से हम इसको समझते हैं। तो हमारे निबंध का नाम है क्या लिखूं। निबंध का नाम है क्या लिखूं। यह निबंध लेखन की प्रक्रिया और उसकी कठिनाइयों को रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है। जो हमारे सामने निबंध लिखा है वो निबंध लिखने की प्रक्रिया बताता है कि आप निबंध को लिखोगे जब, तो आपके सामने किन सवालों का जो है आपको सामना करना पड़ेगा और क्या क्या कठिनाइयां आपके सामने आ सकती है। इन सब का, उन कठिनाइयों का बड़े ही रोचक ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। लेखक बताता है कि लिखने के लिए विशेष मानसिक स्थिति की आवश्यकता होती है, जैसा कि एजी गार्डिनर ने कहा था। परंतु लेखक स्वयं मानता है कि उसे लिखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इस निबंध में लेखक ने बताया कि जी एजी गार्डिनर का एक कथन था कि जब आप कोई निबंध लिखते हैं तो आपकी मानसिक जो स्थिति होती है वो एक विशेष प्रकार की मानसिक स्थिति आपकी हो जाती है। परंतु लेखक स्वयं मानता है कि उसे लिखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन लेखक जो है उनके कथन से तो वो सहमत हैं, लेकिन स्वयं अपने बारे में वो बताते हैं कि जब वो निबंध लिखते हैं तो उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनको मेहनत करनी पड़ती है। लेखक को दो विषय यहाँ पर, दूर के ढोल सुहावने और समाज सुधार, दो विषय उनके पास यहाँ पर निबंध उनको लिखना है इन दो विषयों पर। अब वह निबंध लिखने के नियम जानने के लिए विद्वानों के विचार पढ़ता है। इस निबंध में हम क्या पढ़ते हैं कि वो जानना चाहते हैं कि आखिर एक निबंध कैसे लिखा जाता है, इसलिए वो कई निबंधकारों के विचारों को पढ़ते हैं, जहां उसे पता चलता है कि निबंध सामग्री और शैली दो महत्वपूर्ण हैं। तो जब उन्होंने विद्वानों के विचार पढ़े तो उन विचारों से लेखक को पता चलता है कि जब भी कोई निबंध लिखा जाता है तो उस निबंध को लिखने के लिए आपके पास सामग्री होनी चाहिए और साथ में शैली होनी चाहिए। यदि आपके पास सामग्री है विचारों की तो और शैली है तो आप उस निबंध को अच्छे से लिख सकते हैं। लेखक को रूपरेखा बनाना, सामग्री जुटाना और सही शैली चुनना कठिन लगता है। अब लेखक जो है इसमें उनको कठिनाई आती है कि आखिर जो है वो कैसे सामग्री को चुने, कैसे जो है वो रूपरेखा बनाएं, इन सब में उनको कठिनाई आती है। अंत में वह मॉन्टेन की पद्धति अपनाता है, जिसमें अपने अनुभव और भावनाओं के आधार पर सरल ढंग से लिखा जाता है। और अंत में जो है लेखक क्या करते हैं, मॉन्टेन की पद्धति अपनाते हैं, जिसमें अपने अनुभव और भावनाओं के आधार पर सरल ढंग से लिखा जाता है। वह अमीर खुसरो की तरह दोनों विषयों को एक ही निबंध में जोड़ देता है। यहाँ लेखक क्या करता है, वह अमीर खुसरो की जो पद्धति है, जिन्होंने दोनों ही लेखक जो निबंध हैं वो एक ही निबंध में उनका जो है समावेश किया और एक ही निबंध में उन्होंने दोनों विषयों को लिखा, तो इसलिए वो जो है क्या करते हैं, अमीर खुसरो की जो पद्धति है उसको अपनाते हैं। निबंध में बताया गया है कि दूर की चीजें अच्छी लगती हैं और समाज में सुधार हमेशा आवश्यक रहता है। इसलिए संदेश वो हमें देना चाहते हैं इस निबंध के माध्यम से। इस निबंध का मुख्य संदेश यह है कि निबंध लिखने में सरलता और स्पष्टता होनी चाहिए। यानी कि जब आप निबंध लिखते हैं तो उसमें सरलता होनी चाहिए और स्पष्टता भी होनी चाहिए। अपने अनुभव एवं भावनाएं सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि जब आप निबंध लिखते हैं तो उस विषय की गहनता के साथ साथ आपको उस विषय पर अपनी भावनाओं से, यानी कि अपने स्वयं के अनुभव और भावनाओं से भी कुछ वाक्य लिखने होते हैं, वो महत्वपूर्ण होता है।
वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और समाज में सुधार की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है। ऐसा लेखक कहते हैं कि समाज में हमेशा ही सुधार की आवश्यकता होती है। कई समाज सुधारक आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। सुधार भी होता है तो कमियां भी आ जाती हैं। इसलिए समाज सुधार पर जो है, कभी जो है, अगर समाज सुधार में यदि उसमें गलतियां ना हो तो उसका सुधारक भी नहीं आएगा, और जो हमारा समाज है वो प्रगतिशील नहीं होगा, वो फिर रुक जाएगा। ठीक है, तो गलतियां होती हैं, कमियां होती हैं, और कई बार कई युगों से जो है उसमें नए नए समाज सुधारक भी आते हैं। तो ये यहाँ पर लेखक ने कहा है। अब इसी निबंध के कुछ शब्दार्थ हैं जिनको आप कठिन शब्द कहते हैं, तो इनको आप लिख सकते हैं अपने नोटबुक में, अपनी जो उत्तर पुस्तिका है उसमें आप लिख सकते हैं। जैसे उन्होंने पद्धति कहा है, क्या कहा है? अमीर खुसरो की पद्धति। अब पद्धति क्या बला है? पद्धति का अर्थ है उन्होंने जिस तरीके से लिखा है, जिस तरीके से उन्होंने एक कविता का निर्माण किया था, जिसमें 4 स्त्रियों ने अलग अलग विषय पर उनको कविता लिखने के लिए, कविता सुनाने के लिए कहा, और अमीर खुसरो ने 2 ही पंक्तियों में चारों ही स्त्रियों के चारों विषयों पर कविता भी सुना दी। तो इसी पद्धति का यहाँ पर किसने, जो हमारे लेखक हैं, उन्होंने भी प्रयोग किया। उन्होंने दोनों विषयों को एक साथ जोड़ा और एक ही निबंध लिखा। और इसके बाद रूपरेखा का अर्थ होता है खाका तैयार करना, योजना तैयार करना। तो जब भी आप कोई निबंध लिखते हैं तो सबसे पहले आप एक रूपरेखा तैयार करते हैं कि आपको क्या क्या चीजें इसमें लिखनी है। ठीक है, और उस रूपरेखा में जो जो आप हेडिंग डालोगे वो सब आपको लिखना पड़ता है कि हमें सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देना है, इसके बारे में हमें बताना है, और फिर उसके बाद हम उसके जो हानि है, लाभ है, कई प्रकार की जो है उसमें जो भी हम लिखेंगे वो सारी चीजें हमें रूपरेखा में तैयार करनी होती हैं। प्रवाह का अर्थ होता है बहाव या निरंतरता, बहाव या निरंतरता। अभिव्यक्ति का अर्थ होता है भावों को व्यक्त करना, अभिव्यक्ति का अर्थ होता है भावों को व्यक्त करना। अनुभूति यानी कि महसूस करना, स्वच्छंद कहते हैं बिना बंधन के आजाद। और विश्वकोश का अर्थ होता है सभी विषयों का ज्ञान देने वाला ग्रंथ, उसे विश्वकोश कहा जाता है। विज्ञ यानी कि जानकार या विद्वान, अज्ञ यानी कि ज्ञान से रहित व्यक्ति। अनुसंधान का अर्थ होता है खोज या जांच पड़ताल। सम्मति का अर्थ होता है राय या सहमति। यथार्थता का अर्थ होता है सच्चाई या वास्तविकता। स्फूर्ति का अर्थ होता है फूर्ति या उत्साह, दोनों में से। आवेग का अर्थ होता है बिना सोचे विचारे करने की प्रेरणा। उल्लास का मतलब होता है खुशी या आनंद। विषाद यानी कि उदासी या दुख। प्रमोद का अर्थ होता है आनंद या खुशी। उत्थित यानी कि उत्पन्न हुआ या उठा हुआ। और उदांत महान या उच्च। गांभीर्य गहराई या गंभीरता। ये कुछ आपके शब्दार्थ हैं, तो बच्चों इनको आप लिख लीजिएगा। पहले आप यहीं से लिखेंगे। चलिए इसके बाद कुछ और आपके शब्दार्थ हैं। दुर्बोधता जो आसानी से न समझ आए, दुर्बोधता जो आसानी से न समझ आए। प्रगतिशील आगे बढ़ने वाला, प्रगतिशील आगे बढ़ने वाला। पराकाष्ठा अंतिम सीमा, पराकाष्ठा अंतिम सीमा। पाश्चात्य यानी कि पश्चिम से संबंधित। समावेश शामिल करना। संध्या दिन और रात का मिलन। स्मारक यानी कि यादगार। रहस्य यानी कि गुप्त बात। गुत्थी उलझन। अनुसरण पालन करना। अंकित लिखा हुआ, चिन्हित। प्रतिवाद विरोध। कोलाहल अर्थात शोर शराबा। कलरव यानी कि मधुर ध्वनि, कलरव यानी कि मधुर ध्वनि। तो दुर्बोधता होती है जो आसानी से न समझ आए। प्रगतिशील आगे बढ़ने वाला। पराकाष्ठा अंतिम सीमा। पाश्चात्य पश्चिम से संबंधित। समावेश शामिल करना। संध्या दिन और रात का मिलन, शाम। स्मारक यादगार। रहस्य गुप्त बात। गुत्थी यानी कि उलझन। अनुसरण यानी कि पालन करना। अंकित यानी लिखा हुआ या चिन्हित। प्रतिवाद यानी कि विरोध। कोलाहल अर्थात शोर शराबा।
चलिए अब रचना से संवाद, यानी कि जो आपके पास मेरे उत्तर मेरे तर्क, निम्न प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगे हैं। एक हमने कल की क्लास में बताया था और आगे हम यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। तो बेटा यहाँ पर है आपका, हैंड टांगने के लिए कोई खूंटी काम दे सकती है। असली वस्तु है हैंड, हैट खूंटी नहीं। निबंध में हैट और खूंटी का उल्लेख किस भाव से सबसे अधिक उजागर करता है? विषय से अधिक लेखक के भावों की प्रधानता को, या फिर विचार से अधिक तथ्य या आधारित सामग्री को प्रमुख बताना, शैली से अधिक भाषा व्यवस्था की उपयोगिता बताना, या उदाहरण से अधिक सिद्धांत या आधारित लेखन का समर्थन करना। तो विषय से अधिक लेखक के भावों की प्रधानता को दर्शाना। और देखिए यहाँ पर तर्क यहाँ क्या है, जो हैट है वो मुख्य विचार भाव का प्रतीक है और खूंटी जो है केवल सहारा है, विषय है। लेखक बताना चाहते हैं कि निबंध में विषय से अधिक लेखक के विचार और भाव महत्वपूर्ण है। विषय महत्वपूर्ण नहीं है, उस विषय पर जो जब भी आप निबंध लिखते हैं तो वो विषय महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उस विषय पर जो आपके विचार हैं वो विचार महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, उसका उल्लास रहता है। मॉन्टेन की पद्धति लेखक के लिए किस निर्णय का आधार बनती है? तो यहाँ इस निबंध में लेखक ने मॉन्टेन की पद्धति भी देखी। उनका मॉन्टेन की पद्धति को लिखने के बाद उनके मन में किस प्रकार के विचार आए और वो जो है किस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मुझे जो है निबंध किस विधि में लिखना है। तो शैली और स्पष्ट सहज भाषा को महत्व देना, परंपरागत जो निबंधकारों को अस्वीकार करना, अध्ययन के बिना अपने विचार प्रस्तुत कर देना, अनुभव आधारित स्वच्छंद जो लेखन को अपनाया। तो जो आपके मॉन्टेन की जो पद्धति है उससे लेखक ने ये निर्णय लिया कि इस निबंध को लिखने के लिए मैं अपने अनुभव और साथ में अपने विचारों को, अपने जो स्वच्छ मेरे विचार हैं उन विचारों को इसमें जो है समाहित करूंगा और निबंध को लिखूंगा। ठीक है, तो अनुभव आधारित स्वच्छंद लेखन को अपनाया या अपनाना। मॉन्टेन की जो पद्धति है उसमें लेखक अपने अनुभव और भावनाओं के आधार पर स्वतंत्र रूप से लिखता है, इसलिए लेखक इसी शैली को अपनाने का निर्णय लेता है। चलिए आगे है प्रश्न नंबर 3, तरुणों के भविष्य उज्जवल, वृद्धों के अतीत सुखद। यह तुलना किस पर आधारित है? यह आधारित है तर्क और भावना पर, या ज्ञान और शिक्षा पर, परिश्रम या उपलब्धि पर, या फिर आपके अभिलाषा एवं अनुभव पर। ठीक है, तो देखिए जब व्यक्ति जो है तरुण होता है तो उसके अनेक प्रकार की अभिलाषाएं होती हैं, और जब वही व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो वो व्यक्ति जो है उसके पास अपार जो है बहुत सारे उसके पास क्या होती हैं, अनुभव उसके पास होते हैं। तो तरुणों की भविष्य उज्जवल, तरुण विचारों में डूबा रहता है, उसकी अभिलाषा होती है कि मुझे बहुत कुछ करना है, वो भविष्य की चिंता में रहता है। और जो वृद्ध होते हैं वो अपने अतीत के जो सुखद अनुभव होते हैं उनको अनुभव करते हैं। तो अतीतों के लिए तो ये जो तुलना की गई है ये किस आधार पर है? तो अतीतों के लिए बेटा ये जो है जो वृद्ध हैं उनके अतीत के जो सुखद पल हैं वो उनको अनुभव देते हैं, और हो सकता है कई बार दुखद पल भी होते हैं, दुखद अनुभव भी होते हैं। तो जो वृद्ध होते हैं उनके पास बहुत सारे अनुभव होते हैं, जीवन के अनुभव लेकर के वो वृद्ध हुए होते हैं। और जो तरुण होते हैं वो अभिलाषाओं से भरे होते हैं, उनको बहुत कुछ करने की उनके मन में अभिलाषाएं होती हैं। तो तर्क है तरुणों का भविष्य के प्रति आकर्षण उनकी अभिलाषा, उनकी इच्छा को दर्शाता है, जबकि वृद्धों का अतीत के प्रति लगाव उनके अनुभव पर आधारित होता है। ठीक है, निबंध में अमीर खुसरो की जो कहानी है उसका उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है? कविता की कला में, कविता की कला को समझने के लिए, एक साथ कई विषयों को संबोधित करने की प्रतिभा दिखाने के लिए, ढोल के महत्व को दर्शाने के लिए,
सामाजिक सुधार के उदाहरण के रूप में। तो ख है एक साथ कई विषयों को संबोधित करने की प्रतिभा दिखाने के लिए। तो देखिए, एक साथ कई विषयों को संबोधित करने की प्रतिभा दिखाने के लिए अमीर खुसरो का उदाहरण यह दिखाने के लिए दिया गया है कि वे एक ही रचना में कई विषयों को जोड़ सकते थे। लेखक भी उसी तरह दोनों विषयों को एक साथ लिखता है। निबंध में समाज सुधार के संदर्भ में क्या कहा गया है? तो सुधारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है, ये कहा गया है, क्योंकि निबंध में बताया गया है कि समाज में हमेशा कुछ न कुछ कमियां रहती हैं, इसलिए हर युग में सुधार की आवश्यकता तो बनी ही रहती है। ठीक है, अब आगे कुछ और प्रश्न हैं मेरी समझ से, तो चलिए नीचे दिए गए प्रश्न में कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर आपको देने हैं। तो निबंध लेखन के विषय में एजी गार्डनर और लेखक के विचारों में क्या अंतर है? तो यहाँ पर लेखक ने अपने विचार भी प्रस्तुत किए हैं, क्योंकि और साथ में एजी गार्डनर के जो विचार हैं उन पे क्या अंतर है। तो जो एजी गार्डनर का मानना है कि निबंध लिखने के लिए एक विषय विशेष मानसिक आवेग या भीतरी जो उत्साह होता है उसका होना चाहिए। यानी कि जब आप निबंध लिखते हैं तो आपका जो मानसिक आवेग है और जो आपका भीतरी उत्साह है वो आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, उनके अनुसार कोई विषय कोई भी हो, जैसे यदि मन में भाव है, यानी कि विषय फर्क नहीं पड़ता है, विषय कुछ भी हो, आपको क्या करना है, मन में भाव रखने हैं और उस निबंध को लिखना है, उसके बारे में अपने विचार रखने हैं, अपने अनुभव जोड़ने हैं, तो निबंध लिखा जा सकता है। वही लेखक का अनुभव थोड़ा अलग है। लेखक के अनुसार लेखक कहते हैं कि कभी कभी विषय इतने कठिन या विपरीत होते हैं कि भीतरी उत्साह होने के बावजूद, अब लेखक कहते हैं कि कभी कभी जो विषय होते हैं वो इतने कठिन होते हैं कि आपके अंदर तो उत्साह होता है, होने के बावजूद सामग्री और समय के अभाव में आदर्श निबंध लिखना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। जब आपके पास पर्याप्त समय है तब तो आप जो है उस विषय के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन जब एक लिमिटेड आपके पास समय होता है, एक जो है फिक्स आपके पास समय दिया जाता है, तो उस समय वो आपके लिए जो है एक चुनौतीपूर्ण बन जाता है और विषय की प्रकृति और परिस्थितियों को भी वो जो है महत्वपूर्ण चुनौतीपूर्ण हो जाता है। गार्डनर भाव को प्रधानता देते हैं जबकि लेखक विषय की प्रकृति और परिस्थितियों को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। अब देखिए, यहाँ पर गार्डनर का कहना था कि किसी भी निबंध को लिखने के लिए आपके भाव उसमें मौजूद होने चाहिए, जबकि लेखक विषय की प्रकृति और परिस्थिति को भी महत्वपूर्ण मानते हैं कि विषय की क्या प्रकृति है और साथ में आप जिस समय उस निबंध को लिख रहे हैं, आप उस समय की आपके सामने की जो परिस्थिति है उसका भी होना जरूरी है ना। चलिए चलिए लेखक के अनुसार वृद्ध एवं तरुण दोनों ही वर्तमान से असंतुष्ट रहते हैं, पर दोनों की असंतुष्टि के कारण भिन्न है। उनके विचार से आप उनकी असंतुष्टि के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो लेखक के अनुसार दोनों ही वर्तमान से दुखी हैं, लेकिन उनके दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। वृद्धों की असंतुष्टि वृद्धों को अपना अतीत बीता हुआ समय गौरवशाली और सुखद लगता है। वे वर्तमान के परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाते हैं और पुराने मूल्यों को खोता देख दुखी होते हैं। उनके लिए बीता हुआ समय ही श्रेष्ठ है। और जो तरुण हैं, युवा हैं, उनकी असंतुष्टि युवाओं को अपना भविष्य सुनहरा दिखता है। वे वर्तमान की रूढ़ियों और बाधाओं को तोड़कर जल्द से जल्द अपने सपनों के भविष्य में पहुंचना चाहते हैं और वर्तमान की धीमी गति उन्हें बेचैन करती है। तो ये जो है दो मुख्य इसमें अंतर है इनमें। ठीक है, चलिए, तो लेखक के अनुसार वर्तमान से दुखी हैं कौन? जो आपके तरुण हैं और वृद्ध हैं।
लेकिन इनकी असंतुष्टि के दो अलग अलग कारण हैं। जहाँ वृद्ध जो है अपने अतीत को, अपने बीते हुए समय पर, एक तो वो गौरवशाली, उन्हें गर्व होता है कि हाँ हमने ये काम किया है, हमसे जो है हमारे जमाने में, अभी भी लोग देखते होंगे आप वृद्ध लोग, हमारे जमाने में ये होता था वो होता था, और उन सब बातों को सोच करके एक सुखद अनुभव उन्हें होता है। वे वर्तमान के परिवर्तनों को स्वीकार नहीं कर पाते और वर्तमान में जो चीजें हो रही हैं उससे वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं। साथ में अपने पुराने मूल्यों को वो खोता हुआ देख करके उनको दुख होता है। उसके लिए बीता हुआ समय ही श्रेष्ठ है। और जो पुराने लोग होते हैं उनके विचार क्या होते हैं कि हमारा समय अच्छा था, हमारे समय में ये बातें होती थी। और जो युवा हैं वो असंतुष्ट हैं अपने भविष्य को देख करके। ठीक है, वो अपने भविष्य को सुनहरा उनको दिखता है कि अपने भविष्य के बारे में चिंताएं होती हैं। लेकिन वर्तमान की जो रूढ़ियां हैं और बाधाएं हैं उन सबको तोड़कर वो जल्द से जल्द अपने सपनों के भविष्य में पहुंचना चाहते हैं। वर्तमान की जो धीमी गति है उन्हें बेचैन कर देती है। ये मुख्य दो अंतर है युवाओं में और वृद्धों में। ठीक है, अब आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।